हेलो एवरीवन। वेलकम टू हैक टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसका नाम है डॉट नेट। आप लोगों ने को पता होगा कि बीटीयूपी में एक डॉट नेट हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसके मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे मेंशन किया है, जिसे सिंपल टर्म्स में हम लोग समझने वाले हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं इतना 100% गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से केवल 30+ नंबर आसानी से ला सकते हो, केवल इन 10 क्वेश्चन को हैंडल करने के बाद। ये चीज़ जो मैंने 10 क्वेश्चन को लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में लिखा है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो एंड कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर दोगे। एंड मैंने इसमें छोटे छोटे टर्म्स को इंक्लूड किया है, लाइक हेडिंग पे ऊपर मैंने ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है। आप लोग चीज़ों को सिंपल वे में लिख के आ सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक मेरी और भी वीडियो नहीं देखी है, जैसे डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड, क्लाउड कंप्यूटिंग, सबका मैंने एक 22-23 मिनट का IMP10 क्वेश्चन विद PDF आंसर के साथ मैंने वीडियो क्रिएट किया है। आप जाके उसे देख लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है BTUP डिप्लोमा CS 6M .NET प्लस C#। तो जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 100% आने वाले हैं। एंड भाई BTUP 100% आपसे वो पूछेगा ही। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं 30 सेकेंड रुकता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पहले ही क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, मैं सिंपल टर्म्स मैंने चीज़ों को मेंशन किया है। आप सेम एज टी जैसी यही चीज़ को अपने BTUP एग्जाम में लिख के आ सकते हो। एंड ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी आंसर अगर लिखना है तो कम से कम उसको 2 पेज कैसे भी करके लिखना। कोई भी हेडिंग लिखना, कोई भी चीज़ लिखना, कुछ नहीं आएगा तो जितनी चीज़ें आपको .NET से रिलेटेड याद है कि C# क्या होता है, व्हाट इज़ MVC, ASP क्या होता है, .NET क्या होता है, सब चीज़ को मेंशन करके आना है। एंड अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो .NET फ्रेमवर्क क्या है, इसके प्रमुख कंपोनेंट को समझाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेमवर्क क्या है। तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ों को लिखना है, इसमें CLR, CTC, CLS, BCL आदि को एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सिंपल टर्म्स में लिखा है कि .NET फ्रेमवर्क की डिफिनीशन। .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसका उपयोग विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विस बनाने के लिए किया जाता है। यह डेवलपर को ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें वे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C#, VB.NET आदि का उपयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरप्शन के लिए सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो .NET फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसे भी हमें मेंशन करना है कि .NET फ्रेमवर्क की नीड हमें क्यों है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। पहले डेवलपर को एप्लीकेशन बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। वो कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम होती थी? डिफरेंस लैंग्वेज कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम, सिक्योरिटी इशू, लार्ज कोड हैंडलिंग, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी। इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करने लगे। एंड .NET फ्रेमवर्क का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, वेब सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर के लिए एंड क्लाउड एप्लीकेशन के लिए। अब .NET फ्रेमवर्क का अगर आर्किटेक्चर को हम समझते हैं तो यहाँ पे .NEट फ्रेमवर्क के मेन 2 आर्किटेक्चर हैं। इसके 2 भागों में से डिवाइड किया गया। पहला CLR एंड दूसरा .NET क्लास लाइब्रेरी। तो CLR का पूरा नाम है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यहाँ पे CLR की अगर बात करें, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो CLR .NET फ्रेमवर्क का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। उसी तरह CLR हमारा .NET का एक फ्रेमवर्क होता है। ये एक एग्जीक्यूशन इंजन है जो प्रोग्राम को रन कराता है, या जावा में JVM की तरह काम करता है। जैसे जावा में हम जावा वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करा देते हैं, सेम उसी तरह .NEट में भी हम इसका यूज करते हैं। CLR के जो मेन ऑपरेशन है कौन कौन से, तो पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट और फ्री करता है, एंड गार्बेज कलेक्शन, अनयूज्ड मेमोरी को हटाता है। एंड दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कि प्रोग्राम एरर को हैंडल करता है, जो भी एनोमलीज होगी उसे
रिड्यूस करके हमें बताएगा। एंड थर्ड है सिक्योरिटी को मैनेज करता है। एंड फोर्थ थ्रेड मैनेजमेंट करता है। एंड फिफ्थ जो है कोड एग्जीक्यूशन, मतलब कि MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एंड एडवांटेज ऑफ CLR की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, बेटर सिक्योरिटी, फास्ट एग्जीक्यूशन, इजी डिबगिंग। डिसएडवांटेज CLR की अगर बात करें तो हाई मेमोरी यूज़ करता है एंड डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज इन 10 क्वेश्चन से अलावा आपका और कोई क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है 100%। सो सेकेंड जो आर्किटेक्चर में इसके टाइप की बात करते हैं तो वो है हमारा CTC, कॉमन टाइप सिस्टम। इसका डिफिनेशन क्या होता है? CTC एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर और यूज़ होगा। सो मैंने सिंपल टर्म्स में चीज़ों को लिखा है जिसे आप नॉर्मल पढ़ेंगे भी तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे नीड ऑफ CTC की अगर बात करें तो नीड हमें CTC की क्या होती है, तो डिफरेंट लैंग्वेज की डाटा टाइप को कंपेबिलिटी बनाने के लिए हम CTC का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? C# का इंट और VB.NET का इंटीजर इंटीग्रल सेम टाइप माना जाता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज कौन कौन से होते हैं इसमें? लैंग्वेज इंटरप्रोबिलिटी एंड टाइप सेफ्टी। डिसएडवांटेज अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स रूल फॉर बिगिनर, मतलब डॉटनेट में हमारे कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछे तो मैंने इतनी चीज़ें इसमें मेंशन करके रखी है कि आप आसानी से उसे रिकॉल करके बता सकते हो। एंड चीज़ें बहुत ही सिंपल टर्म्स से मेंशन किया गया है। डिफिनेशन की अगर बात करें तो CLS रूल का एक सेट है जो फॉलो करके कोई भी डॉटनेट लैंग्वेज के साथ कंपेबिलिटी बना सकती है, मतलब कि डॉटनेट लैंग्वेज का हम यूज़ करके डायरेक्ट पाइथन से उसे ऐड कर सकते हैं एंड अदर लैंग्वेज से उसे ऐड कर सकते हैं। इसकी नीड क्या होती है? लैंग्वेज के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल है, अगर C# में क्लास बनाई गई है तो उसे VB.NET में यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो क्रॉस लैंग्वेज कंपेबिलिटी एंड रीयूजेबल कोड। डिसएडवांटेज कौन से हो सकते हैं? कुछ लैंग्वेज फीचर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि कुछ लैंग्वेज जो होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली डॉटनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब BCL क्या होता है? बेस क्लास लाइब्रेरी। तो BCL का जो डिफिनीशन होता है, BCL प्रीफेयर्ड क्लास का कलेक्शन होता है जो कॉमन फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करता है, जो कि कॉमन चीज़ों को हमें प्रोवाइड करता है, फंक्शन को प्रोवाइड करता है। इसकी नीड होती है बार बार सेम कोड को लिखने से बचने के लिए हम BCL का यूज़ करते हैं। BCL क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या होंगे? तो इनपुट आउटपुट क्लासेस होंगी, फाइल हैंडलिंग होगा एंड फिर कलेक्शन किया जाएगा, फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी को बताया जाएगा, फिर स्ट्रीम को हैंडल कर लिया जाएगा। एंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल को हम इस तरह यहाँ पे लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो। अब जब इसे मैं आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो। अब एडवांटेज की अगर बात करें तो ये हमें टाइम सेविंग होता है एंड रियूजेबल फंक्शन होता है एंड इजी कोडिंग। रियूजेबल फंक्शन मतलब कि किसी भी एक मेथड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम रियूजेबल फंक्शन कहते हैं। डिसएडवांटेज अगर बात करें तो लार्ज लाइब्रेरी होने से बिगिनर कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड डॉटनेट क्लास लाइब्रेरी हमारी क्या होती है? तो यह रियूजेबल क्लास इंटरफेस और कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है। व्हाट इज डॉटनेट क्लास लाइब्रेरी? डॉटनेट क्लास लाइब्रेरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रियूजेबल क्लासेस, इंटरफेस, कंपोनेंट्स। व्हाट इज नीड? तो एप्लीकेशन डेवलप को आसान बनाने के लिए डॉटनेट क्लासेस का यूज़ करते हैं। एंड यूज़ कौन कौन से इसके होता है? तो GUI डेवलपमेंट, डाटाबेस कनेक्शन एंड नेटवर्किंग एंड वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे MSIL मतलब कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमारी क्या होती है? सो जब हम प्रोग्राम कोड लिखता है, जब प्रोग्रामर कोड लिखेगा तो कंपाइलर उसे सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जब भी दो प्रोग्रामर यहाँ पे कोड लिखेंगे तो डायरेक्ट इसे मशीन कोड में नहीं चेंज किया जाएगा, सबसे पहले इसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद मशीन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। इसकी नीड क्या होती है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करना। एंड अगर इसके फ्लो को हम समझें तो आप इसके फ्लो को यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले C# पे आप कोड लिखेंगे, फिर MSIL होगा, मतलब कि जो हमारे इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड फिर CLR ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद हमारी मशीन कोड रेडी हो जाएगी। JIT का क्या काम है? JIT लाइक जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के लिए JIT का यूज़ किया जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है? JIT कंपाइलर IL कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए JIT का यूज़ करते हैं। इसकी नीड है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ JIT, तो ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नॉर्मल JIT, आइकोनो JIT, प्री JIT। तो यहाँ पे नॉर्मल JIT क्या है? कोड मेथड कॉल होने पर ये कंपाइल होगा एंड ये लो मेमोरी सिस्टम में यूज़ किया जाएगा एंड पूरा कोड पहले कंपाइल हो जाएगा। तो इसके लिए हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। एंड एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज फास्ट एग्जीक्यूशन, बेस्ट परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या है? स्टार्टअप टाइम बढ़ाता है ये हमारा। एंड असेंबलीज हमारा क्या है? डिफिनीशन, असेंबली.NET एप्लीकेशन की कंपाइल्ड
यूनिट होती हैं या डॉट डेल या डॉट ई एक्स फाइल हो सकती है। एंड अगर नीड की बात करें तो डिप्लॉयमेंट और वर्जन मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। एंड टाइप की अगर बात करें तो असेंबलीज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट असेंबली, एक शेयर्ड असेंबली। प्राइवेट असेंबली जो होगी हमें सिंगल एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड जो शेयर्ड असेंबली होगी मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए शेयर्ड असेंबलीज का यूज़ किया जाएगा। वेब सर्विस क्या होता है, तो वेब सर्विस एक सर्विस है जो इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब रिसोर्स का और ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नीड क्यों पड़ता है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम यहाँ पे वेब सर्विस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल वेदर एपीआई, पेमेंट गेटवे, ईटीसी। एंड अनफिनिट यूनिफिल्ड अनफिनिट क्लासेस, तो डिफिनीशन डॉट नेट में सभी लैंग्वेज सेम क्लास लाइब्रेरी यूज़ करती है, इन्हें अनफिल्ड क्लासेस कहते हैं। और इंपॉर्टेंट डायग्राम एग्जाम में हमें इन चीज़ को जरूर बनाना है, तो हम सबसे पहले एक ऐसे एप्लीकेशन बना देंगे एंड MSIL कोड लिखेंगे, फिर CLR को दिखा देंगे एंड फिर मशीन कोड लिखेंगे एंड फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे। सो यहाँ पे चीज़ें इस तरह दी गई हैं, तो आप एग्जाम में ऐसे बना दोगे, लगभग 4-5 डब्बे आप अच्छे खासे इसमें बना के एंड उसको एरो से इस तरह मार्क करोगे एंड उसके अंदर ये सब जो मैंने कंटेंट दिया है उसे आप लिख दोगे। भाई 100% आपके मार्क्स अच्छे आने वाले, डोंट वरी। अब हमें यहाँ पे देखते हैं CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, इसके कार्य लिखिए। सो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स में चीज़ों को समझाया एंड ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एक्सेप्शन हैंडलिंग आदि यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो CLR डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूशन इंजन है जो डॉट नेट एप्लीकेशन को रन कराने का कार्य करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, मेमोरी मैनेज करने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यह जावा में JVM की तरह कार्य करता है, जैसे JVM काम करता था वैसे ये हमारा CLR डॉट नेट फ्रेमवर्क काम करता है। CLR के मुख्य काम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट है, CLR ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करता है एंड गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड मेमोरी को फ्री कर देता है, जो मेमोरी यूज़ नहीं होती रहती उसे फ्री कर देता है। एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो CLR एप्लीकेशन को सिक्योर इन्वायरमेंट प्रदान करता है एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होगा, तो प्रोग्राम में आने वाली ऑल एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ किया जाएगा। थ्रेड मैनेजमेंट का ये काम करता है, मतलब कि मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज करता है जिससे मल्टी टास्किंग पॉसिबल हो सकती है। एंड कोड एग्जीक्यूशन की अगर बात करो CLR इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL एंड MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ऊपर समझा दिया जिससे आपको चीज़ें सिंपल टर्म्स में समझ आए। एंड टाइप सेफ्टी की अगर बात करें तो गलत डेटा टाइप यूज़ को रोकता है और प्रोग्राम को सुरक्षित बनाता है। एंड गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाता है और मेमोरी लीकेज रोकता है। एडवांटेज ऑफ CLR, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड एंड फास्ट एग्जीक्यूशन CLR के एडवांटेज हैं। एंड इसके एडवांटेज इजी डिबगिंग। डिसएडवांटेज ऑफ CLR, तो हाई मेमोरी यूज़ करता है एंड CLR डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड करता है। एंड थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड की बात करते हैं CTS मतलब कॉमन टाइप सिस्टम और CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस लिखिए। सो यहाँ पे मैंने 15 लिखे होंगे, देख लेते हैं कितने। हाँ, मैंने 15 यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपके लिए इनफ है इतना, एंड आप बना के भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। सो हम इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो जो हमारा CTS क्या होता है, सबसे पहले हम इनके अगर आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहले आप लिख देना CTS स्टैंड फॉर कॉमन टाइप सिस्टम, CLS स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। CTS डेटा टाइप को डिफाइन करता है एंड CLS रूल और स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। यह डेटा टाइप की वर्किंग को बताता है, यह लैंग्वेज कंपेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। ये CTS टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंड ये CLS इंटरप्रोबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह सभी डॉट नेट लैंग्वेज के डेटा टाइप को मैनेज करता है, यह सिर्फ डॉट नेट लैंग्वेज के कॉमन रूल को फॉलो करता है। एंड ये CTS CLR का कंपोनेंट है एंड CLS CTS का सबसेट है। यह वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के टाइप को डिफाइन करता है, यह लैंग्वेज फीचर को सेंट्रलाइज करता है। CTS डेटा डिक्लेरेशन को नियंत्रित करता है एंड CLS लैंग्वेज कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। एंड इसका मुख्य जो फोकस होता है डेटा के हैंडल करने के लिए होता है, इसका मुख्य फोकस लैंग्वेज की इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेशन, मतलब कि डेटा सही हो एंड रूल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड 9 की अगर बात करें तो CTS प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन करता है, बट CLS जो होता है केवल कंपेबिलिटी फीचर्स अलाउ करता है। यह इंटरनल टाइप मैनेजमेंट करता है, यह एक्सटर्नल लैंग्वेज कंपेबिलिटी देता है। यह CTS सभी डेटा टाइप को कॉमन फॉर्मेट देता है एंड CLS सभी लैंग्वेज के लिए कॉमन रूल्स देता है।
CTS मेमोरी सेफ्टी बढ़ाता है एंड CLS यूजिबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब बार बार चीज़ों को आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल की बात करें इंड फ्लो स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो सी शार्प क्लास को VB.NET में यूज़ करना। एंड CTS कंपाइलर और CLR दोनों से इंटर रिलेटेड है, रिलेशनशिप में है। एंड CLS जो होता है मेनली लैंग्वेज डेवलपर्स के लिए होता है। एंड CTS प्रोग्रामिंग को सिक्योर बनाता है, बट CLS मल्टी लैंग्वेज को डेवलपमेंट को आसान बनाता है। तो यहाँ पे मैंने 15 के 15 सिंपल टर्म आप लोग को बता दिया, आप इसे याद कर सकते हैं, जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हो तो हमारा 4 है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। उस यहाँ पे हम देख लेते हैं JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। एक कंपाइलर है जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। जब प्रोग्रामर C# कोड लिखता है तो वो पहले IL कोड में कन्वर्ट होता है, फिर JIT कंपाइलर उस IL कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। एंड यहाँ पे वर्किंग ऑफ JIT की अगर बात करें तो इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले हम C# में कोड को लिखेंगे एंड वो IL MSIL वाले लेयर पे जाएगा, उसके बाद JIT कंपाइल उससे करेगा, कंपाइल करने के बाद मशीन कोड हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप लोग को लग रहा होगा मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्यों लिखा है कि भाई ये मेरी खुद की लैंग्वेज है, मैंने खुद से इसे टाइप करके यहाँ पे मेंशन किया है, जिस तरह से मैं चीज़ों को समझाऊँ उस तरह से मैंने बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आप भी अपने BTOP एग्जाम में सिंपल चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, एंड ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड JIT कंपाइलेशन की आवश्यकता, नीड ऑफ JIT प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, IL कोड सीधे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसीलिए उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, सेम IL कोड अलग अलग सिस्टम पर रन हो सकता है क्योंकि JIT रन टाइम पर मशीन कोड को जनरेट करता है। एंड बेटर परफॉर्मेंस की होता है, JIT केवल रिक्वायर्ड कोड को कंपाइल करता है जिससे एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होती है, अदर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, या पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल नहीं होता, इसलिए मेमोरी की बचत हो सकती है। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके टाइप है हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही शॉर्ट टर्म में बताया था कि नॉर्मल JIT जो कि मेथड कॉल होने पर कोड को कंपाइल करता है। एंड नेक्स्ट है इग्नो JIT, जिसका हमारा वर्क होता है कि लो मेमोरी सिस्टम के लिए यूज़ होता है। एंड प्री JIT पूरा कोड पहले से कंपाइल कर देता है। एडवांटेज ऑफ JIT, फास्ट एग्जीक्यूशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज ऑफ JIT, तो यहाँ पर अगर डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो स्टार्टअप टाइम बढ़ जाता है, रन टाइम कंपाइलेशन की ज़रूरत होती है। कंक्लूजन भी मैंने लिख दिया कि JIT कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण पार्ट है जो IL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के योग्य बनाता है, और यह परफॉर्मेंस और प्रोबेबिलिटी दोनों को बेहतर बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, C# प्रोग्राम की संरचना को समझाएं तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को लिखने वाले हैं, नेम स्पेस को लिखेंगे, क्लास को लिखेंगे, मेन मेथड को लिखेंगे, आदि चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिफिनीशन क्या है, C# प्रोग्राम की संरचना से प्रोग्राम के विभिन्न भाग, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, की व्यवस्था से है। हर C# प्रोग्राम कुछ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। C# प्रोग्राम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम यूजिंग सिस्टम को करेंगे, फिर नेम इसके डेमो, एंड फिर क्लास प्रोग्राम, स्टैटिक वाइड मेन जो कि हमारा मेन मेथड है, एंड कंसोल राइट लाइन, एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सो आपको अगर कोड लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बाकी मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस कंटेंट को वहाँ पे मेंशन करके आ सकते हैं। C# में जो होता है हमारे प्रमुख जो भाग है, मतलब मेन कंपोनेंट है, वो कौन कौन सा है, तो पहला है यूजिंग स्टेटमेंट। डिफिनीशन क्या होगी, यूजिंग कीवर्ड नेम स्पेस को इंक्लूड करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल यूजिंग सिस्टम, या सिस्टम नेम स्पेस की क्लासेस यूज़ करने देता है। एंड नेम स्पेस डिफिनीशन, नेम स्पेस रिलेटेड क्लासेस और मेथड का कलेक्शन होता है, या नेमिंग कन्फिल्ड को रोकता है। एग्जाम्पल नेम स्पेस डेमो। एंड थर्ड क्लास डिफिनीशन, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, जैसे कि क्लास प्रोग्राम। एंड मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड प्रोग्राम का
एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से हम अपने प्रोग्राम में एंटर करते हैं, एग्जीक्यूशन यहीं से हमारी शुरू होती है। एंड जो इस लाइन को हम लिखेंगे ये हमारा मेन मेथड है, जैसा कि मैंने आपको कोड में बताया कि स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एंड ARGs मतलब एरे। स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहते हैं, किसी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। इससे एग्जांपल हमारे कौन सा हो सकते हैं, जैसे कंसोल राइट लाइन हेलो वर्ड, तो हमारा आउटपुट हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट डिस्प्ले करता है। स्टेटमेंट हमारा आउटपुट डिस्प्ले करेगा। कमेंट्स क्या होगा, कमेंट प्रोग्राम को समझाने के लिए लिखे जाते हैं, मतलब कि जब हमें डॉटेड में कमेंट को लिखना होगा तो हम दो तरह से कमेंट का यूज़ करेंगे। एक हम यहाँ पे सिंगल लाइन अगर हमें कमेंट देना है तो डबल स्लैश का यूज़ करेंगे, डबल लाइन अगर हमें कमेंट लिखना है तो हम यहाँ पे ये एक स्लैश एंड एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। एंड मेन मेथड क्यों जरूरी होता है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के स्टार्ट करने के लिए एंड CLR सबसे पहले इसी मेथड को कॉल करता है, मेन मेथड को। एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो इसके एडवांटेज है, तो प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड एरर फाइंडिंग आसान बनाता है एंड कोड रीयूजेबल बनाता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो बिगिनर्स को स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि डॉटनेट में अगर पहली बार आप मूव कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है। एंड तीसरा, प्रोग्राम कई कंपोनेंट जैसे नेम स्पेस, क्लास, मेन मेथड और स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। इनमें मेन मेथड सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होता है। एंड 6 एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई कैच फाइनली को उदाहरण से समझाए, तो अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आने वाले ऑल ईरर को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया जाएगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड क्यों होती है, तो प्रोग्राम क्रैश को रोकने के लिए, एरर को सेफली हैंडल करने के लिए एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। ट्राई ब्लॉक क्या होता है, तो जिस कोड में एरर आने की संभावना होगी वो हमारी ट्राई ब्लॉक होगी। एंड इसी कोड को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक लगा देंगे एंड एक कर्ली ब्रेसेस, दो कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे लगा के डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल को बनाएंगे, उसके अंदर मेमोरी को मतलब कि वैल्यू को अपने लिख देंगे। एंड बाकी कोड आप लोग समझ लीजिए। एंड कैच ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने एक्सेप्शन को पकड़ेंगे, हैंडल करेंगे कि हमारा कौन सा गलती हो सकता है, उसे पकड़ने के लिए हम कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। एंड फाइनली ब्लॉक, कोड चाहे गलत हो चाहे सही हो तो ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। एंड यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम अगर आपको देखना है तो आप कंप्लीट प्रोग्राम को देख सकते हैं। सिंपल टर्म्स में मैंने प्रोग्राम को भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है जिसे आप आसानी से लिख के आ सकते हो। एंड सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसे आसानी से लिख के एंड समझ के वहाँ पे आ जाओगे। एंड अब हम नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होता एंड एरर हैंडलिंग आसान है एंड बेटर प्रोग्राम रिलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज, ज़्यादा यूज़ करने से परफॉर्मेंस कम हो जाता है। कंक्लूजन, एक्सेप्शन हैंडलिंग C# का मेन फीचर है जो रन टाइम एरर को हैंडल करता है। इसमें ट्राई ब्लॉक रिस्की कोड रखता है एंड कैच ब्लॉक्स एरर हैंडल करता है और फाइनली ब्लॉक जरूरी क्लीनअप का वर्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, थ्रेडिंग क्या है, C# में थ्रेड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो डेफिनेशन क्या है। थ्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्राम के मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। थ्रेड प्रोग्राम की सबसे छोटी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, मतलब कि एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारा थ्रेड कहलाता है। C# में थ्रेडिंग का उपयोग मल्टीटास्किंग और बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए किया जाता है, लाइक अपने बैकग्राउंड में 10 GB की मूवी को डाउनलोड करना। एंड थ्रेडिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो मल्टीपल टास्क को एक साथ चलाने के लिए, प्रोग्राम की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एंड UI हैंग से बचने के लिए हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। थ्रेडिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, तो फाइल डाउनलोडिंग में, वीडियो गेमिंग में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, बैकग्राउंड प्रोसेस में, मल्टीपल एंड मल्टीटास्किंग एप्लीकेशंस में। एंड थ्रेड क्लास क्या होता है, तो C# में सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेम स्पेस का उपयोग करके थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ थ्रेडिंग, आप कोड को चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मैं कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता एग्जाम टाइम में आपको चीज़ें लेंदी मिले, बस आपको फास्ट रिवीजन चाहिए एंड दिमाग में आपकी चीज़ें बनी रहे। एंड अगर आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा, सो आप लोग इसे समझ लीजिए। एंड हम अगर टाइप ऑफ थ्रेड की बात करते हैं तो जो हमारा थ्रेड के टाइप होंगे वो दो टाइप के होंगे, पहला फॉरग्राउंड थ्रेड, दूसरा बैकग्राउंड थ्रेड। अब फॉरग्राउंड थ्रेड क्या होगा, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम फॉरग्राउंड का यूज़ करेंगे। एंड अगर बैकग्राउंड टास्क को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड थ्रेड का यूज़ करेंगे। इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं हमारे, तो एडवांटेज है फास्ट एग्जीक्यूशन, बेटर CPU यूटिलाइजेशन, मल्टीटास्किंग पॉसिबल एंड स्मूथ यूजर इंटरफेस हमें ये प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेडिंग की अगर बात करें तो कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, हाई मेमोरी यूजेस होता है। इसमें कंफ्यूजन क्या है, थ्रेडिंग C# का महत्वपूर्ण फीचर है जो मल्टीपल टास्क को सिमल्टेनियस
एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। इसमें एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। एंड नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ADO.NET क्या होता है, इसके लाभ लिखिए। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें लिखना है एंड डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में समझना है। तो हम समझ लेते हैं ADO.NET। डॉटनेट डेटा का ऑब्जेक्ट है, एक डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग डॉटनेट एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड यह डेटाबेस से डेटा रीड राइट अपडेट डिलीट करने की सुविधा हमें प्रोवाइड करता है। एंड ADO.NET की आवश्यकता क्या होती है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एंड डेटा एक्सेस और मैनेजमेंट के लिए एंड फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए ADO.NET कहाँ उपयोग किया जाता है, तो ये इसका उपयोग मल्टीपल जगहों पे किया जाता है, लाइक वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप एंड डाटाबेस एप्लीकेशंस। एंड ADO.NET के मेन जो कंपोनेंट्स है कुछ इस तरह से। तो पहला जो हमारा कनेक्शन, मतलब डेटाबेस से कैसे हम कनेक्शन को बनाएंगे, उसके लिए कनेक्शन का यूज़ करेंगे। एंड कमांड, मतलब कि कौन से हम कमांड को देंगे कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो, लाइक SQL कमांड्स। एंड डेटा रीडर, मतलब कि डेटा को फॉरवर्ड ओनली मोड में रीड करता है, जो डेटा रीडर होगा केवल डेटा को रीड करने के लिए। डेटा सेट, डेटा को टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए डेटा सेट का यूज़ किया जाएगा। डेटा एडाप्टर, ये एक ब्रिज की तरह हमारा काम करेगा, डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में एक ब्रिज की तरह प्रोवाइड करेगा, लाइक ये हमारा एडाप्टर होगा। डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये डिस्कनेक्टेड, ये हमेशा आता है। ADO.NET डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। एंड इसका मतलब है कि डाटा डेटाबेस से फेच होकर मेमोरी डेटा सेट में स्टोर होता है और बाद में डेटाबेस कनेक्शन बंद हो जाता है, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो डेटा एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा को जल्दी एक्सेस करता है। एंड डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर, डाटाबेस कनेक्शन लगातार ओपन नहीं रखना पड़ता, बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कम नेटवर्क ट्रैफिक और फास्ट एग्जीक्यूशन। XML सपोर्ट, XML डेटा को सपोर्ट करता है। एंड सिक्योर डेटा एक्सेस, मतलब कि सिक्योर डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है। एंड इसकी स्केबिलिटी की अगर बात करें तो ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ADO.NET, तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग, बिगनर्स के लिए कठिन एंड लार्ज डेटा सेट मेमोरी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड इसके कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ADO.NET एंड .NET फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो डाटाबेस कनेक्टिविटी और डेटा मैनेजमेंट के लिए उपयोग होती है। इसकी डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर और फास्ट परफॉर्मेंस इसे पावरफुल बनाती है। एंड यहाँ पे हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ASP.NET क्या होता है, वेब कंट्रोल और HTML कंट्रोल में अंतर लिखिए। सो यहाँ पे ASP.NEट के बारे में समझते हैं। तो ASP.NEट एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसका उपयोग डायनेमिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। यह .NET फ्रेमवर्क का हिस्सा है। एंड ASP.NEट की आवश्यकता अगर हम देखते हैं तो इसकी जो हमें नीड होती है किस लिए पड़ती है, तो डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ASP.NEट का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने समर ट्रेनिंग किया होगा तो बहुत से लोगों ने .NET टेक्नोलॉजी को चूज़ किया होगा। सो आपके लिए चीज़ें काफ़ी सरल होंगी। एंड .NEट एक सरल लैंग्वेज भी है, बट जो पहले से यूज़ कर लिया है उसके लिए ASP.NEट कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में, ऑनलाइन बैंकिंग में, एजुकेशनल पोर्टल में एंड एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन में। मतलब कि आपने यूज़ किया होगा, लाइक अलग अलग आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वहाँ पे आपने इसका यूज़ किया होगा। एडवांटेज की अगर बात करें तो फास्ट परफॉर्मेंस, सिक्योर फ्रेमवर्क, ईजी डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड रिच कंट्रोल सपोर्ट। सो आप इतना कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप आसानी से चीज़ों को लिख के आ सकते हो भाई, डोंट वरी। एंड डिसएडवांटेज ऑफ ASP.NEट, विंडोज़ डिपेंडेंसी एंड होस्टिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। जब भी हम .NET का कोई भी प्रोजेक्ट को होस्ट करते हैं तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। एंड यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिख दिया कि ये ASP.NEट सर्वर कंट्रोलर होते हैं, बट HTML कंट्रोल ये समान HTML कंट्रोलर है। सर्वर साइड पर प्रोसेस होता है, क्लाइंट साइड पर ये प्रोसेस होगा। रन टाइम इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट जरूरी होता है, रन नेट सर्वर इसमें ज़रूरी होता है। एंड मोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एंड लिमिटेड फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ईजी इवेंट हैंडलिंग सपोर्ट करते हैं, इवेंट हैंडलिंग लिमिटेड होती है। एंड ASP.NEट नेम स्पेस का हिस्सा है एंड HTML लैंग्वेज का हिस्सा है। रिच फीचर अवेलेबल होते हैं, सिंपल कंट्रोल होते हैं। स्टेट मैनेजमेंट सपोर्ट करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट सपोर्ट इसमें नहीं करते। एंड एग्जाम्पल ASP बटन एंड इसका एग्जाम्पल इनपुट टाइप बटन। सो आप लोगों ने इसे भी पढ़ा होगा, जिसने .NEट नहीं पढ़ा बट HTML पढ़ा है तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी होगी, बट जिसने .NEट पढ़ा है उसके लिए ये चीज़ें भी काफ़ी ईजी होंगी। एंड जिसने नहीं पढ़ा तो भी इसके लिए ईजी होगा क्योंकि मैं सिंपल टर्म्स में चीज़ों को यहाँ पे लिखा हूँ। एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन में इसका अधिक यूज़ किया जाता है सिंपल वेब पेज बनाने के लिए
HTML का यूज़ किया जाता है। एंड अगर इसके कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ASP.NET एक पावरफुल वेब डेवलपमेंट टूल है एंड फ्रेमवर्क है। इसमें वेब कंट्रोल और एडवांस फीचर प्रदान करते हैं, जबकि HTML कंट्रोल सिंपल क्लाइंट साइड कंट्रोलर होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम बात करें सेशन स्टेट हमारा क्या होता है। तो सेशन स्टेट ASP.NET में इसका यूज़ क्या है, तो डेफिनेशन, सेशन स्टेट ASP.NET की एक तकनीकी है जिसका उपयोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है एंड यह इन्फॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र सेशन तक सुरक्षित रहती है। सेशन स्टेट की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसकी नीड हमें क्यों होती है, तो इसकी नीड हमें होती है HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस होता है, यानी यूज़र की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखती। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सेशन स्टेट का उपयोग किया जाता है। सेशन स्टेट कहाँ उपयोग होता है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, शॉपिंग कार्ट के लिए एंड यूज़र प्रेफरेंस सेव करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए हम यहाँ पे सेशन स्टेट्स का यूज़ करते हैं। सेशन स्टेट कैसे वर्क करता है, जब यूज़र वेबसाइट ओपन करता है तो एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट करता है। इस सेशन आईडी में के मदद से हम यूज़र डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी यूज़र के डेटा को ट्रैक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे इस तरह होंगे कि हमने सेशन लिखा, सेशन यूज़र एंड यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया। हमारा जो नेम होगा वो शिवांग होगा, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे किया। एंड डेटा को रीड करने के लिए हम कैसे यहाँ पे डेटा को रीड करेंगे, तो लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेशन को लगाएंगे एंड सेशन को लगाने के बाद यूज़र का नेम लिखेंगे एंड टू स्ट्रिंग, तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें हम डेटा को रीड कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें, एडवांटेज ऑफ सेशन स्टेट, तो यूज़र डेटा स्टोर करता है, मतलब कि यूज़र इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी सेव रखती है एंड इजी स्टेट मैनेजमेंट में यूज़र एक्टिविटी ट्रैक करना इसमें आसान होता है एंड सिक्योर होता है। डेटा सर्वर पर साइट पर स्टोर होता है एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हर यूज़र के लिए अलग अलग सेशन मेंटेन होता है। डिसएडवांटेज सेशन स्टेट की अगर बात करें तो इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, सर्वर मेमोरी ज़्यादा इसमें यूज़ होती है, सेशन टाइम आउट होने पर डेटा डिलीट होता है। एंड सेशन टाइम आउट क्या होता है, तो हम उसे समझ लेते हैं। सेशन टाइम आउट मतलब कि अगर कुछ समय तक इनएक्टिव रहते हैं तो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। डिफ़ॉल्ट टाइम आउट सामान्यतः 20 मिनट का होता है। एग्जाम्पल लाइक आपने अपना एंड्रॉयड खोला, मोबाइल खोला एंड उसमें हमने यूट्यूब को खोला है, कुछ देर तक हमने कोई भी वीडियो को वॉच किया एंड 20 मिनट के लिए हम जाके अपना इंस्टाग्राम ऑन कर लिए। अब जाके जब हम अपने फिर से यूट्यूब पे आएंगे तो वो हमारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा एंड फिर से हमें यूट्यूब का फिर से रिफ्रेश पेज हमें ओपन होगा, तो वो हमारा सेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेशन स्टेट ASP.NET का मेन फीचर है जो यूज़र डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। या लॉगिन सिस्टम, शॉपिंग कार्ट और पर्सनलाइज्ड वेब एप्लीकेशन में बहुत उपयोगी है। एंड यहाँ पे जो है हमारा सारी चीज़ें एंड हो गई। सो थैंक्स, आपने अभी तक यहाँ पे बने रहे एंड मैंने जो कि आपको पूरे पूरे 10 क्वेश्चन कराए, सो 100% इन्हीं क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। एंड कोई भी अगर जो मेरा सब्सक्राइबर स्टूडेंट है उसे देख के जाता है तो 100% 30+ आपके नंबर आने वाले हैं एंड कोई भी पैनिक नहीं करेगा। एंड एग्ज़ाम देने के बाद आप आके प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा एंड आप मुझे डायरेक्ट या तो कांटेक्ट करके जीमेल के थ्रू बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे अपना फीडबैक देंगे कि आपके कितने क्वेश्चन मैच हुए। भाई मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड विथ आंसर मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड अगर आपको सिंपल एंड इसकी कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। मैं इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।